नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश में आधी आबादी पर सियासत गर्मा गई है। बहन बेटियों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच घोषणाओं की होड़ लग गई है, क्योंकि रक्षाबंधन पर ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी सभी की नजर है। एक तरफ रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सेवा का तोहफा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान कर दिया। यानी बीजेपी का फोकस बुजुर्ग महिलाओं पर है, तो समाजवादी पार्टी ने आर्थिक मदद का दांव चला है। सवाल है, रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के सम्मान की सियासत क्या 2027 के लिए महिला वोटरों को साधने की सबसे बड़ी रणनीति बन चुकी है? क्या आधी आबादी अब सत्ता की पूरी चाबी बन चुकी है? और क्या मुफ्त यात्रा और 40,000 रुपए के ऐलान के पीछे भी चुनावी गणित है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। सपा के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये स्वयं में एक हास्यास्पद स्थिति है। क्या सपा के मुखिया ये नहीं जानते हैं कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, कैसे बच्चियों के साथ में अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया जाता था? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा व सशक्तिकरण के लिए 9 वर्षों में किए गए अभूतपूर्व कार्यों से विचलित होकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद डिम्पल यादव जी आज छात्राओं और महिलाओं को भ्रमित करने के लिए उनके द्वारा लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। और चलो आपको दो टूक के सवाल बताते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, रक्षाबंधन पर सौगात 27 में किसकी बनेगी बात? क्योंकि सौगात हर तरफ से दी जा रही है। अगर सरकार की तरफ से दी जा रही है तो समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। तो सवाल ये कि 27 में किसकी बात बनेगी। सवाल नंबर 2, मुफ्त सफर बनाम 40,000 कैश, कौन ज्यादा असरदार? सवाल ये कि एक तरफ मुफ्त सफर की बात हो रही है तो एक तरफ 40,000 की बात हो रही है, कौन ज्यादा असरदार होगा ये भी देखना होगा। सवाल नंबर 3, क्या इस बार आधी आबादी दिलाएगी सत्ता की चाबी? जिस तरीके से आधी आबादी को लेकर ये घोषणाएं की जा रही हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 27 में आधी आबादी के जरिए ही सत्ता की चाबी मिलेगी क्या? ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 4, महिला सम्मान के पीछे चुनावी गणित क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन क्या महिला वोट बैंक को साधने की गणित फिट बैठ रही है और कौन आगे निकल रहा है ये भी समझेंगे। और सवाल नंबर 5, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या चुनावी सौगात? सबसे अहम सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने लिए सुरक्षा चाहती हैं या जो चुनावी सौगात दी जा रही है उनके लिए वो ज्यादा मायने रखता है। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल्लवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मोहम्मद आजम खान साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। थोड़ी देर में विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सबका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में पल्लवी जी आपसे ही कर रहा हूँ।
आपने कहा कि हम महिलाओं को मुफ्त में बस में सफर करवाएंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आएंगे तो 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। कहां तक लेकर जाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने। सवाल ये है कि बहनों को सौगात है या सियासी बिसात है। अमित जी देखिए, 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कानून लाई है, बड़े बड़े बदलाव लेकर आई है। उसके साथ ही बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए केंद्रित हैं, और इसमें किसी भी मत मजहब किसी चीज को देखा नहीं गया है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात यदि हम करें, इसके लिए 33% सीट आरक्षित करने की बात है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। और ट्रिपल तलाक की बात कर लें, जिसको घोषित किया गया। इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन किया गया, पॉक्सो को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं लाई गई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, मुफ्त आवास की योजना हो, जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है। तो देखिए, अभी जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ ये कहना कि उनको सिर्फ पैसे देने से उन पे उनका काम हो जाएगा, नहीं। हमारा मेन है कि हमें महिलाओं को सशक्तिकरण उनका करना है। उसे खाते में पैसा डालने से नहीं होगा। उनको चाहिए सुरक्षा, उनको चाहिए सम्मान, उनका स्वास्थ्य, आवागमन, आर्थिक अवसर मिले, आत्मनिर्भरता मिले। और भारतीय जनता पार्टी, यदि आप डेटा के हिसाब से भी बात करेंगे, तो ओवरऑल इन चीजों पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखें, पूरे देश में देखें, आपने देखा होगा कि डिफरेंस देख लीजिए आप। पहले पुलिस में जैसे पहले जो थी, अभी तक 13% महिलाएं थी, अभी 36% महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके साथ ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी बढ़ गया है, 14.2% से बढ़कर 32.1% हुआ है। इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी नाम सुना होगा आप, जिसके जरिए 94 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। तो महिलाओं को केवल सरकारी सहायता का लाभार्थी नहीं बनाना है, हमें उनको जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसी पॉइंट पर एक काउंटर है पल्लवी जी, आप ये कह रही हैं कि कैश से काम नहीं चलेगा, योजनाएं ऐसी बनानी होंगी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां तो यही कैश दिया जा रहा है, डायरेक्ट पैसा ही दिया जा रहा है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करिए, चाहे राजस्थान की बात करिए, या दिल्ली में देखिए आप शुरुआत हो गई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा? और उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा है कि संभवतः सरकार यहाँ पर भी शायद योजना बना रही है कि 50,000 के आसपास दिया जाए, उसको 3 बार में दिया जाए, 4 बार में दिया जाए। उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है। तो आपका बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां पर कैश देना ठीक, लेकिन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कैश देने का वादा गलत, कैसे? अमित जी, मैंने ये नहीं कहा कैश देना गलत, सिर्फ कैश देना गलत। आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया शायद। मैंने बताया आपको कि 2014 के बाद से महिलाओं से संबंधित उनको केंद्र में रख के बहुत सारी योजनाएं, उनको आर्थिक, आप युवा उद्यमी योजना ही है जिसमें अलग से महिलाओं को 2% सब्सिडी मिलती है, अपार्ट फ्रॉम जो है सब्सिडी। तो ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ कैश देके या किसी के खाते में पैसा डाल के उनको स्वावलंबी बना दें। हमारा काम है कि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट, यदि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो अपनी जो भी उनकी निर्णय है वो खुद ले सकें, आर्थिक रूप से संपन्न हो, स्ट्रॉन्ग फील करें, उनको सुरक्षा देना, ये सारा ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ कैश देने की बात नहीं कर रहे हैं, और ये कोई नया नहीं कि चुनाव आ गया तो हम ये काम कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक मैं जवाब ले लेता हूं। बस की मोहम्मद आजम खान साहब, 10 सेकंड अमित जी, बस अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, ये जो बस वाली जो सेवा की बात है, ये 2022 का मैनिफेस्टो है जो अभी धरातल पे उतरा है। तो काम अब इसी पर उपलट के पूछ देंगे ना कि 22 में आपने वादा किया था और 27 आते आते इसको क्यों लागू किया? तो अमित जी, किसी भी चीज को करने का देखिए इसमें बजट और बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती है करने में। उसमें बजट इन्वॉल्व होना, उसकी क्रिया को उसको बनाना, उसका प्रोजेक्ट बनाना, सारी चीजें करके फिर उसे धरातल पे क्या महिला वोटों की बोली लग रही है क्या कि मतलब वो इतने हजार देंगे तो हम इतने हजार देंगे, वो बढ़ाएंगे तो हम और बढ़ाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो बढ़ाते जाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बोली लग रही है कि आप वोट दीजिए हमको, पैसा हम देंगे। जी, ये काम तो बीजेपी और बीजेपी की राज्य की तमाम सरकारें कर रही हैं। ये एग्जाम्पल आपने खुद दिया, अच्छा हुआ कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सवाल बिल्कुल नहीं है। आज माननीय डिम्पल यादव ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ महिलाओं का सम्मान बढ़ाने पे हमें काम करना है। हमारा फोकस ही सम्मान पे है।
हमारा फोकस तो बीजेपी की तरह यूज एंड थ्रो है ही नहीं। जैसे इन्होंने बिहार में ड्यूरिंग द इलेक्शंस दिए, उसके बाद भूल गए, और दिल्ली में वादा करने के बाद अभी भी अप्रूवल ही चल रहा है, पैसे आज तक नहीं आए। समाजवादी पार्टी आराम से शुरू में 2012 से 17 के बीच जब थी, तब भी महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना चला रही थी, कन्या विद्याधन योजना चला रही थी, और जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए उसमें लड़के और लड़कियां दोनों थी। तो समाजवादी पार्टी बेरोजगारी भत्ता का हमने वादा किया था 2012 में, वो लड़कों लड़कियों हमने दोनों को दिया। समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो तुरंत करती है, इनकी तरह नहीं करती है कि जब विदाई की बेला आई, यानी चलने चलने की बेला आई, तब ये कह रहे हैं कि याद आ गया, अरे हमने महिलाओं को कुछ कहा था। और स्कूटी तो अभी भी रह गई। अमित शाह ने झांसी के उसमें कहा था कि बीए करने के बाद जो इंटर करेगी उसको स्कूटी दी जाएगी। वो स्कूटी छात्राएं आज तक इंतजार कर रही हैं, कैबिनेट की मुहर लग गई है, शायद उस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। और जैसा पल्लवी जी ने कहा कि योजना एक दिन में लागू नहीं हो जाती, समय के साथ लागू होती है। इसी पर बस मेरा एक काउंटर है, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा आजम खान साहब, कि जब बीजेपी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की, तो आप लोगों ने एक सुर में कहा कि ये गलत है, ये तो पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं। और वही सवाल जब मैं आपसे कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की, तो फिर आप उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या? फिर सवाल, आपका जो सवाल था वो तो शून्य हो गया ना, वो तो निरर्थक हो गया। देखिए, अगर आप चुनाव की, देखिए अमित जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अगर चुनाव के ऐन मौके पे कोई चीज आप डिलीवर करते हो तो ये माना जाएगा कि आप मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। और चुनाव के पूर्व आप अगर कोई घोषणा करते हो तो इसका मतलब है आप अपना एक्शन प्लान दे रहे हो। आपके एक्शन प्लान पे जनता सहमत होती है या नहीं सहमत होती है, ये जनता के ऊपर है। ये समाजवादी पार्टी का एक्शन प्लान है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद महिलाओं के सम्मान में, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में और उनकी आत्मनिर्भरता कैसे अपने राज्यों में दें तो वो लालच करेगी। उस कड़ी में है कि आप अगर ऐसी घोषणाएं करें, ऐसे वादे करें तो आपका एक्शन प्लान है, उनका भी तो एक्शन प्लान है। अगर चुनाव सुनिए, ये चुनाव के मद्देनजर तो घोषणा की जा रही है, मौके पे देंगे तो बिल्कुल आप ब्रेव दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप सत्ता में तो है नहीं, तो आप तो वादा ही कर सकते हैं। एक्शन प्लान है ना, ठीक है, कि हम आएंगे तो ये करेंगे। ओके, रत्ना पांडे जी नहीं कह रहे हैं कि हम आपका एक्शन प्लान क्या है? ठीक है, आ गई सर आपकी बात आ गई। रत्ना पांडे जी, कांग्रेस पार्टी का एक्शन प्लान क्या है? 2022 में अच्छा लगा था जब प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर लड़कियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। अपेक्षाकृत कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद आपकी भी स्ट्रेटजी बदल गई। फिर 2024 में हमने राहुल गांधी जी का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो खटाखट एक तरफ से पैसा डालेंगे, खटाखट उधर पहुंच जाएगा। मतलब ये कि ये समझ में आ गया कि आधी आबादी को चुनावी मैदान में उतारने से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना डायरेक्ट कैश देके या डायरेक्ट फायदा देकर मिलेगा। क्या यही आपका भी एक्शन प्लान है जो समाजवादी पार्टी का है या बीजेपी ने जो अलग अलग राज्यों में लागू किया है? जी, आप सभी को नमस्कार। हाँ, कांग्रेस पार्टी का ये प्लान अगर आपको लगता है तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी 73 और 74 संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण देकर महिलाओं के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पल्लवी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि सेना में महिलाएं बढ़ गई इनके आने के बाद, लेकिन ये बताना भूल गई कि सेना की एक प्रतिभावान कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर, जबकि देश के उच्चतम न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने की बात की है, तो पूरा कैबिनेट एक साथ खड़े होकर उसको बचा रहा है। शर्म आनी चाहिए। 17 बार राम रहीम को बेल मिल रही है, शर्म आनी चाहिए बलात्कारी संरक्षण पार्टी को। ये बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को क्या आप चुनावी वोट समझते हैं कि आप केवल उसको प्रलोभन देंगे और खरीद लेंगे? अभी 20 जुलाई को देश की बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाने वाली सरकार ये सोच कैसे सकती है कि भारत की बेटियां इनके प्रलोभन में फंस जाएंगी? महिलाओं को बिकाऊ समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हर जगह हर चुनाव में इनका पैटर्न है। क्यों देना चाहते हैं? संविधान क्या कहता है? आप डेवलपमेंटल या वेलफेयर स्कीम्स दीजिए, सब्सिडी तक ठीक है, कैश का क्या मतलब है?
और ये कैश। सपा से भी ये वाला सवाल रखना एम्पावरमेंट की बात कीजिए, एम्पावरमेंट कहाँ है? ये बता रही थी पीएलएफएस का डेटा गोल कर गई। आप भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का बात कीजिए। फिलहाल मैं भारत की बात करती हूँ। नीति आयोग ने कहा है केवल 3% फॉर्मल जॉब में महिलाएं हैं। परसों रिपोर्ट आई है। केवल बीजेपी वाले 3% सारे सवालों का जवाब मैं चुनाव में पल्लवी जी से ले लूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो आपका गुस्सा और आक्रोश है कि महिलाओं की बोली जिस तरीके से लगाई जा रही है उनके वोटों की, क्या उनको आपने लालची समझ रखा है? क्या ये सवाल आपका समाजवादी पार्टी से भी है, आजम खान साहब से? नहीं, आजम खान साहब ने इसको इलेक्शन के पहले नहीं दे रहे हैं। अरे वो कन्वर्ट हो यहाँ जाएगा सेलेक्टिव हो गई ऑटोमेटिक ना। वेलफेयर स्कीम में। अब 27 में इलेक्शन है और अगर अभी डिंपल जी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है? ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नहीं किया जा रहा है। हाँ, किस लिए किया जा रहा है? आज एक तो आपके माध्यम से मैं सारे देश की महिलाओं को महिला समानता दिवस आज है उसकी बधाई देना चाहती हूँ। ठीक है, फिलहाल डिंपल जी ने उसकी घोषणा आज क्यों की, ये समाजवादी पार्टी का इसीलिए प्रवक्ता मैंने आपसे बेहतर कहा बताएंगे। कि क्या आप इसकी भी आलोचना कर रही हैं? कि अगर आप कर रही हैं तो मैं आजम खान साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं विजय उपाध्याय जी। क्या बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में हर जगह कारगर साबित हो गया, इस वजह से अब सभी को लग रहा है कि इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, इससे आप डायरेक्ट फायदा देते हो और डायरेक्ट फायदा देते हो तो डायरेक्ट वोट में कन्वर्ट होता है? क्या ये विचार पनप रहा है क्या, और ये धीरे धीरे और इसको बल मिल रहा है क्या, जिस तरीके की घोषणाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई? अमित जी, अखिल भारतीय विचार है। सबसे पहले ये कलगरय मगलिर उर्मई थोंगई योजना तमिलनाडु में आई थी, 1000 रुपए हर महिला को दिया जाता था। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी, 2000 प्रतिमाह वहां दिया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थी तो भी दी जा रही थी, अभी भी दी जा रही है, वो लक्ष्मी भंडार योजना है। और हिमाचल में भी है। हाँ, हिमाचल में भी दिया जा रहा है, हर जगह ये दिया जा रहा है। असम में दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से भाजपा जीत गई, उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो अगर दिया गया तो वो दिया गया बिहार में, वहां महिला रोजगार की योजना लाई गई और महिला रोजगार योजना में 10,000 रुपए उनको एक मुश्त दिया गया है और उनको कहा गया है कि इससे ज्यादा भी देंगे। वो करीब उन्होंने 1.5 करोड़ महिलाओं को दे भी दिया वहां। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते आते इस योजना का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। खबरें भाजपा की तरफ से भी हैं कि वो शायद 50,000 रुपए अनाउंस करेंगे महिलाओं के लिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तो पहले ही, आज से 3-4 महीने पहले ही बोल दिया था कि हम 40,000 रुपए देंगे हमारी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में इसका आकार बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अगर आप साल में 40,000 रुपए देते हैं या 50,000 रुपए देते हैं, आप अगर भाजपा का पकड़ का जो अभी खबरें आ रही है, हालांकि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, और इस बात की भी खबर है कि शायद चुनाव के पहले 10,000 रुपए सबके अकाउंट में डाल भी दिए जाएंगे। अगर 10,000 रुपए 6.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे तो करीब 70,000 करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। एक तरीके से ये अच्छी योजना है कि ठीक है भाई, आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। मुफ्त अनाज मिल रहा है, साथ में अगर नगद भी मिल जाएगा तो महिला, और यही मेरा आपसे सवाल भी है विजय जी, क्या इसको महिलाएं, महिला वोटर वैल्यू एडिशन के तौर पर देख रही हैं कि ठीक है हमें सुरक्षा भी मिल रही है, हमें स्वावलंबी भी बनाया जा रहा है, हमें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है, योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, और जैसा आपने कहा कि मुफ्त राशन भी मिल रहा है, और ये वैल्यू एडिशन है कि हमें कुछ डायरेक्ट कैश भी मिल रहा है? क्या इस तरीके से देख रही हैं, या फिर उनके लिए सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर वो ज्यादा मैटर करता है? मतलब इसको एक कॉम्बो के तौर पर देखा जा रहा है या इंडिविजुअल एक ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि आर्थिक विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, कुछ नौकरी नहीं कर पाते हैं और उनके पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है। तो मैं इसे मानता हूं कि एक वेलफेयर स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट में जो वेलफेयर स्टेट है तो वहां सभी का वेलफेयर होना चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद में अभी भी उत्तर प्रदेश में गरीबी है। पर कैपिटा इनकम यहाँ अभी 1,25,000 से नीचे है, तो 25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, उसकी काफी ज्यादा पहुंच गई है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उससे ज्यादा जो उनके बच्चे हैं,
उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई में ये पैसे कोई मतलब वो मोबाइल फोन में तो खर्च नहीं करेंगी, वो पैसे घर के कामकाज में खर्च होंगे। तो चाहे भाजपा दे चाहे सपा दे, अगर सरकार सक्षम है देने में, वो वेलफेयर स्कीम चला सकती है नगद देने का। ठीक है, एक अच्छा अब मैं जवाब ले मेरा मानना है कि पल्लवी जी आप आजम खान साहब की बातों का भी जवाब दीजिएगा और रत्ना पांडे जी की बातों का भी, लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी कही जा रही है कि 2017 में बीजेपी को जो महिला वोट मिले 2019 में वो और बढ़े, 2022 में और बढ़े, लेकिन 2024 में लगभग 4 से 5% वोट की कमी आ गई थी महिला वोटर्स की बीजेपी के पक्ष में। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात कही जाती है, बाकी विजय जी बता देंगे इसके बारे में। उसको बीजेपी ने एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर लिया कि हमारे लिए एक अलार्म है कि 2024 में महिला वोटों का उतना हमें समर्थन नहीं मिला जितना 2017, 2019, 2022 में मिला। क्या उसको ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि अब 2027 से पहले पहले महिलाओं को लेकर जो योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, और उसी क्रम में ये मुफ्त सफर की सौगात दी गई है, और अब ये बात भी कही जा रही है कि चुनाव से पहले हो सकता है कुछ कैश भी दिया जाए? अमित जी देखिए, 2022 की योजना जैसा मैंने पहले बताया, और जो भी आपने 2024 का एग्जाम्पल दिया, देखिए उस समय हमारी सीटें कम आई थी, और उसका सबसे बड़ा रीजन था पूरे प्रदेश में ये र्यूमर फैलाया गया, ये नैरेटिव सेट किया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम आई थी 2024 के इलेक्शन में। लेकिन जब उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उसके बाद आपने देखा कि परिणाम कैसे आए, लोगों को भी समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है विपक्ष की तरफ से, जिसका जवाब जनता ने दे दिया था, उपचुनाव में ही दे दिया था। इसके बाद आते हैं, आपने कहा कि मैं आजम खान जी की उस पे आती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं, सारी योजनाएं अपने कार्यकाल में धरातल पे उतारी हैं। उसके उलट समाजवादी पार्टी ने, देखिए अभी जैसे ये हमारा नारी वंदन अधिनियम की ही बात कर लें, यदि हम चाहते थे कि 2029 तक हम हर 33% महिलाओं को संसद में देखें, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी ने तो खैर कभी भी इसका समर्थन नहीं किया, शुरू से विरोधी किया था। महिलाओं की बात करते हैं ये। इसके बाद आते हैं अब इस पे रत्ना जी पे आते हैं हम। रत्ना जी ने जंतर मंतर का एग्जाम्पल दिया। क्या रत्ना जी की आंखें बंद हो गई थी झारखंड के समय, या पंजाब की यदि बात करें, वहां पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। देखिए, कहीं भी किसी भी बेटी के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है वो गलत है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट बोला है कि जहां भी गलती हुई है उसको सजा मिलेगी। तो वो सही करने में नहीं बैठी, वो गलत है, चाहे वो झारखंड में हो चाहे। मैं इसी पॉइंट पर जवाब देता हूं। रत्ना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? वो कह रही है कि महिलाओं को लेकर, और जिस युवा महिला की बात, एक सेकंड आगे आपकी बात आ गई। रत्ना जी वो कह रही है कि आप सिलेक्टेड हैं, मतलब अगर आप जंतर मंतर पर युवा लड़कियां आपको प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं तो आप रांची और बिहार में क्यों भूल जा रही हैं? एक तो ये बात। दूसरा, एक बात ये भी कही जा रही है, अभी जैसे हाल फिलहाल में राहुल जी की तरफ से जो बयान आया था मनुस्मृति को लेकर, 1 सेकंड पल्लवी जी, मनुस्मृति को लेकर जो बयान आया था उस पर भी बीजेपी कह रही है। और आज देखिए, जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद ओवैसी साहब ने कह दिया कि कौन हाईकोर्ट के जज कौन होते हैं या कोई कौन होता है इस्लाम में टिप्पणी करने वाला और हस्तक्षेप करने वाला। इस पर आप लोग कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये कि महिलाओं को लेकर भी क्या अप्रोच सिलेक्टिव है क्या? बिल्कुल, 3 प्रश्न है, तीनों का स्पष्ट जवाब शांति से देने दीजिएगा। नंबर 1, पल्लवी जी लगातार आपके प्रतिष्ठित चैनल पर झूठ बोल रही हैं। 33% आरक्षण दिसंबर 2023 में सभी दलों की सहमति के साथ पास हो गया था। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं के साथ लगातार 3 साल से विश्वासघात कर रहे हैं। इनसे कहिए चुप रहे। नहीं, पल्लवी जी नहीं, आगे आपकी बात है कि जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा काउंटर का। हाँ, कंप्लीट करिए रत्ना जी जल्दी से। तो प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को लटका कर रख रहे हैं। डिलिमिटेशन उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके नाम पर क्या जरूरत है? मुझे 33% दीजिए, मैं और पल्लवी जी आज ही विधानसभा में पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उद्देश्य तो डिलिमिटेशन है। दूसरी बात पर आती हूं, जंतर मंतर पर जो हुआ उसकी कंपैरेटिव स्टडी किसी भी अन्य स्टेट से नहीं की जा सकती। नंबर 1, क्योंकि जंतर मंतर में गृह मंत्रालय का अपना क्राउड मैनेजमेंट का एसओपी ब्रेक किया गया। सबसे पहली बात है, क्योंकि एसओपी कहता है लाइट वेटेड कैनन से स्टार्ट होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट, नहीं किया गया, सीधे पैलेट गन्स की लगी लाठियां चलाई गई। उसका जवाब आज तक पेंडिंग है, भाग रहे हैं। और अब आप बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड में पहले दिन से राहुल जी ने इंटरफेयर रखा, गवर्नमेंट खुद
बच्चों से बात कर रही थी, बच्चों की 90% मांगे उनके मार्च से पहले सुलझाई जा चुकी थी। सिर्फ एक मांग कि वो कैंसिल किया जाए। आगे रत्ना जी वाली बात आ गई, हिजाब वाले पर आइए। क्या मनुस्मृति से पितृसत्ता से ही मुक्ति मिलनी चाहिए, या दूसरे धर्म में भी अगर महिलाओं का कहीं दमन हो रहा है, उनको दबा कर रखा गया है, तो वहां भी मुक्ति मिलनी चाहिए? पितृसत्ता, मनुस्मृति एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो ये पितृसत्तात्मक समाज की संरचना को पोषित करता है और महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के साथ उनके समाज। हिजाब और 3 तलाक नहीं, 1 सेकंड पल्लवी जी, हिजाब और 3 तलाक नहीं रत्ना जी, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। हिजाब और 3 तलाक नहीं। सुप्रिया सुनीत जी, मेरा नाम रत्ना है, शायद रत्ना नाम मेरा है, प्रश्न पूछते हैं। पल्लवी जी प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ ना, वही सवाल तुमसे मैं पूछ रहा हूँ। रत्ना जी, क्या हिजाब और 3 तलाक नहीं वो मुद्दा नहीं है? बिल्कुल, मैं कब कह रही हूँ कि मैंने, देखिए हिजाब उनका जो संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की हर नागरिक को स्वतंत्रता। फिर वही बात, अगर हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है और उसको फॉलो करिए, तो वहां पर आप कहेंगे नहीं उनका संवैधानिक अधिकार है और उनके इस्लाम में कोई हस्तक्षेप ना करें। ये क्या है? हाई कोर्ट संविधान में संशोधन कर दे। हाई कोर्ट कैसे कर देगा? वो तो आप लोग करेंगे ना भाई। और इसके लिए फिर आप उसी कहानी को दोहराना चाहती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था तो शाहबानो के केस में जैसे आप लोगों ने संविधान में संशोधन कर दिया था, फिर वही बात आ जाती है ना कि एक तरफ आप मनुस्मृति का विरोध कर रही हैं, पितृसत्ता का विरोध कर रही हैं, और दूसरी तरफ उसका समर्थन कर रही हैं। ठीक है, समय का अभाव है। आजम खान साहब, महिलाओं को अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, आजम खान साहब, क्या जिस 33% आरक्षण की बात की जा रही है वो अभी लागू नहीं हो पाया है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार मौजूदा व्यवस्था में लागू कर दे। अगर सरकार नहीं करती है तो क्या समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल इस बार 2027 के चुनाव में अपने अपने स्तर पर पार्टी के भीतर करने वाले हैं क्या? ये सिर्फ पैसे का ही लालच देते रहेंगे? सुनिए, तो बीजेपी आखिर झूठ क्यों बोल रही है कि महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो बीजेपी का छोड़ दीजिए, जब आजम खान विपक्ष की साहब, मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछा है, अपना बताइए, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ 40,000 रुपया देगी या 33% महिलाओं को टिकट भी देगी? हाँ, समाजवादी पार्टी महिला सम्मान पे काम करेगी, सकारात्मक सोच के साथ करेगी, और टिकट में भागीदारी बीजेपी से ज्यादा आज भी है। घुमा के बोल दिया आपने। विजय उपाध्याय जी, समाजवादी क्या राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जो इसके साथ साथ कि उनको उनकी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, सामाजिक तौर पर उनको मजबूत बनाया जाए? बहुत जरूरी है कि राजनीतिक तौर पर भी मजबूत बनाया जाए। विजय उपाध्याय जी, आगे सर आपकी बात आएगी। विजय उपाध्याय जी, देखिए, जो पितृसत्तात्मक मातृ सत्तात्मक शासन की बात हो रही है, पता नहीं हमारे विद्वान प्रवक्ताओं को जानकारी है कि नहीं कि स्कूलों में माँ के नाम से भी बेटे का एडमिशन होता है, और आज से नहीं काफी पहले से ही व्यवस्था लागू हो गई है। तो मत कराइए पिता का नाम, आप जिनको मातृ सत्तात्मक शासन चाहिए वो अपनी सिर्फ माँ का नाम लिखा दें, कोई रोक टोक नहीं है, और वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है कि आप माँ का नाम ही सिर्फ देना चाहते हैं, आप दीजिए, आपकी आजादी है, आप उसको दे सकते हैं। आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, कौन से रिचुअल्स फॉलो करना चाहते हैं, ये भी आपको इसमें भी फ्रीडम है। जहां तक महिलाओं को टिकट देने की बात है, देखिए, अगर विनेबिलिटी होगी महिला की तो पार्टियां उनको टिकट देंगी। अगर विनेबिलिटी नहीं होगी, किसी को घर से पकड़ के लाके कोई राजनीतिक दल थोड़ी टिकट दे देगा कि नहीं आप जाइए, आप चुनाव लड़िए ही। मैं ये देखता हूं, मेरा 30-35 साल का उत्तर प्रदेश और बाकी पत्रकारिता का मेरा अपना जीवन है, अनुभव है। जब चुनाव आता है तो सबसे बड़ा सवाल सभी राजनीतिक दल के सामने होता है कि अच्छे उम्मीदवार कहां से लाएं। सबसे ज्यादा क्राइसिस योग्य उम्मीदवारों की है, और पार्टियों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि अच्छा उम्मीदवार जो जीत सके, उसके लिए वो बहुत ही उनको मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक सीट पर 7 बार टिकट चेंज किया था। ठीक है सर, 8वीं बार जाके किसी को दिया, हालांकि वो चुनाव जीत गया। तो ये जो समस्या है, और जीत सिर्फ अच्छाई पर डिपेंड नहीं करती है ना। और मूल सवाल वही है, दो टूक बात यही है कि आधी आबादी को आप राजनीतिक अधिकार भी दीजिए, आप उनको कैश देने की बात कर रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि उनको राजनीतिक अधिकार भी दीजिए। जब सदन के भीतर उनकी मौजूदगी होगी तो अपने अधिकारों की लड़ाई वो स्वयं ही लड़ लेंगी। कम से कम इससे तो रत्ना जी और पल्लवी जी कम से कम इत्तेफाक रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।